हेलो दोस्तों, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964। ये इसका लास्ट पार्ट होने वाला है और इसमें हम रूल 13 से रूल 25 तक कवर करेंगे। पहले के 3 पार्ट्स में हम रूल 1 से रूल 12 कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगले वीडियोस कंडक्ट रूल्स के एमसीक्यू सीरीज पे होने वाले हैं। वहाँ आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि कम टाइम में ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूं, क्योंकि ये रूल्स थोड़े बोरिंग होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रूल 13, रूल 3 या रूल 18 जो लास्ट में आने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं सीसीएस कंडक्ट रूल्स का पार्ट 4। आइए समझते हैं रूल 13 जो है गिफ्ट के बारे में। इस रूल का बेसिक प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट सर्वेंट को गिफ्ट लेना और फैमिली को गिफ्ट दिलवाना अवॉइड करना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले गिफ्ट में क्या-क्या आता है समझ लेते हैं। गिफ्ट में सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री स्टे, फ्री बोर्डिंग या किसी भी तरह का इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपके लिए फ्री एयर टिकट अरेंज कर देता है ताकि आप घूम सको, या कहीं पर आपके लिए अच्छा सा होटल में रहने के लिए अरेंजमेंट कर देता है फ्री में, तो ये भी गिफ्ट में आएगा। इस रूल का मेन पर्पस है करप्शन, फेवरेटिज्म या अनड्यू इन्फ्लुएंस को रोकना। अब गिफ्ट के थ्रू करप्शन कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर है जो आपके ऑफिस में टेंडर डालता है। वो दिवाली पर आपको 15,000 का गिफ्ट देता है और डिनर कराता है। वही कॉन्ट्रैक्टर 2 महीने बाद गिफ्ट का याद दिलाते हुए फाइल में जल्दी अप्रूवल मांगता है आपसे। तो इसी वजह से रूल 13 कहता है, बिना परमिशन गिफ्ट मत लो, कल को वो फेवर मांग सकता है। तो कब आप गिफ्ट ले सकते हैं, आइए समझते हैं। आप गिफ्ट सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे ही ले सकते हैं, वो भी सिर्फ नियर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से, क्योंकि इन लोग का कनेक्शन आपके ऑफिस से नहीं रहता। शादी, एनिवर्सरी, फ्यूनरल, रिलीजियस फंक्शन के मौके पर आप ले सकते हैं। वो भी ग्रुप ए एम्प्लॉय मैक्सिमम 25,000 का गिफ्ट ले सकता है, ग्रुप बी मैक्सिमम 15,000 का, ग्रुप सी एंड डी मैक्सिमम 7,500 का। और इन ओकेजन्स के अलावा ग्रुप ए और बी 1500 से ज्यादा का गिफ्ट अगर लेता है और ग्रुप सी एंड डी 500 से ज्यादा गिफ्ट अगर लेता है, तो प्रायर गवर्नमेंट सेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये सब के अलावा अगर फॉरेन गिफ्ट्स है तो वो 1000 तक पर ओकेजन रिटर्न कर सकते हो आप। अगर 1000 से ज्यादा का गिफ्ट है तो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होगी। अब समझते हैं रूल 13A प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी के बारे में। डाउरी मतलब शादी के मौके पर लड़के लड़की के माता पिता या रिश्तेदार द्वारा दिया गया कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसमें कैश, गोल्ड, कार, फर्नीचर, लैंड सब आता है। इस रूल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सर्वेंट न डाउरी दे सकता है, न डाउरी ले सकता है, और ना ही मांग सकता है। मतलब लिया हो या ना लिया हो, आप मांग भी नहीं सकते। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से मना है। खुद मांगो या किसी से बुलवाओ, वो भी मना है। फिर अबाउट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, मतलब अगर तुमने किसी की शादी में डाउरी दिलवाई हो तो तो भी तुम दोषी दोषी पाओ जाओगे। मतलब अगर कहीं पे डाउरी लेन देन की बात हो रही है, आप वहां इन्वॉल्व हो, तो भी आप रूल 13A का वायलेशन में आ जाएंगे। और रूल 13A का अगर वायलेशन होता है तो आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन प्लस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंडर क्रिमिनल केस भी हो सकता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है रूल 14, पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड फेयरवेल्स। रूल 14 का मतलब है कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑनर में पब्लिक फंक्शंस, रिसेप्शन जनरली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब तक गवर्नमेंट की पहले से परमिशन ना हो। मतलब अगर कोई आपके ऑनर में बड़ा पब्लिक प्रोग्राम करे तो बिना परमिशन उसमें जाना या एक्सेप्ट करना ठीक नहीं है। इस रूल का पर्पस है कि ऑफिसर पर प्रेशर या फेवर का इफेक्ट ना पड़े। लेकिन लेकिन सिंपल फेयरवेल या नॉर्मल प्राइवेट गुड बाय फंक्शन अलाउड हो सकता है। बहुत सिंपल और चीप हॉस्पिटैलिटी भी कभी-कभी अलाउड होती है। पर क्या अलाउड नहीं है इसमें? अगर कोई ग्रुप ऑफिसर्स के ऑनर में बड़ा पब्लिक फंक्शन ऑर्गेनाइज करे तो बिना सैंक्शन के एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा फेयरवेल फंक्शन पर भी ऑब्जेक्शन हो सकता है अगर वो प्राइवेट ना हो और उसमें अननेसेसरी शो ऑफ हो। रूल के अकॉर्डिंग किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को फेयरवेल एंटरटेनमेंट के लिए डोनेट करने पर फोर्स या प्रेशर देना मना है। मतलब क्लास 3 या क्लास 4 एम्प्लॉय से किसी और क्लास के ऑफिसर्स के फेयरवेल के लिए सब्सक्रिप्शन या चंदा कलेक्ट करना मना है। मतलब जूनियर स्टाफ पर आप पैसे देने का प्रेशर नहीं डाला जा सकता। अब समझते हैं रूल 15 को, प्राइवेट ट्रेड एंड आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट। रूल 15 कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट बिना प्रायर अप्रूवल के प्राइवेट ट्रेड,
बिजनेस या एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता, पर कुछ सोशल, चैरिटेबल, लिटरेरी या साइंटिफिक या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लिमिटेड लिमिटेड कंडीशंस में अलाउड होता है। तो कुछ कंडीशंस में आपको प्रायर सैंक्शन जरूरत पड़ेगा, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस या ट्रेड नहीं कर सकता विदाउट प्रायर सैंक्शन। वो बिना परमिशन के अदर एम्प्लॉयमेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कोई इलेक्टिव ऑफिस होल्ड करना या इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करना भी रेस्ट्रिक्टेड है। अपने फैमिली मेंबर के इंश्योरेंस एजेंसी या कमीशन एजेंसी के बिजनेस के लिए कैनवासिंग करना भी अलाउड नहीं है। कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी या सिमिलर बॉडीज जैसे मीडिया प्रोग्राम्स, रेडियो, टीवी, इनके मैनेजमेंट में पार्ट लेना भी ऑफिशियल ड्यूटी के अलावा जनरली अलाउड नहीं होता। तो क्या अलाउड है बिना सैंक्शन का? तो सोशल या चैरिटेबल नेचर का ऑनररी वर्क यूजुअली परमिशन के बिना किया जा सकता है। एमेच्योर लेवल पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लेना अलाउड है। कुछ लिटरेरी, साइंटिफिक, चैरिटेबल सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लिमिटेड रोल विदाउट इलेक्टिव ऑफिस अलाउड हो सकता है। साथ में कुछ कुछ कंडीशंस और भी है। अगर आप किसी सोसाइटी या कोऑपरेटिव वर्क में पार्ट लेते हैं तो ऑफिशियल ड्यूटी सफर नहीं करनी चाहिए और 1 मंथ के अंदर रिपोर्ट देनी होती है। फैमिली बिजनेस से रिलेटेड कुछ है। अगर आपके फैमिली मेंबर ट्रेड या बिजनेस करते हैं या इंश्योरेंस या कंपनी एजेंसी चला रहे हैं तो आपको इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देनी होती है। साथ में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट प्राइवेट या पब्लिक बॉडी के लिए किए गए वर्क का फी भी बिना सैंक्शन के एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक जनरल या स्पेशल ऑर्डर अलाउ ना करे। तो यही है सारे कंडीशंस। नेक्स्ट है रूल 15A, सबलेटिंग गवर्नमेंट एकोमोडेशन। रूल 15A का सिंपल मीनिंग है गवर्नमेंट एकोमोडेशन के बारे में। अगर गवर्नमेंट ने आपको घर दिया है तो आप उसको किसी और को सबलेट नहीं कर सकते। मतलब जिस गवर्नमेंट क्वार्टर या एकोमोडेशन का अलॉटमेंट आपके नाम है उसमें आप किसी और को बिना परमिशन के रहने नहीं दे सकते। मतलब आप उस घर को किराए पर आगे नहीं दे सकते, आप उसमें कोई और पर्सन को ऑक्यूपाई भी नहीं करने दे सकते जब तक लॉ में अलग प्रोविजन ना हो। अगर अलॉटमेंट कैंसिल हो जाए तो अलॉटिंग अथॉरिटी ने जो टाइम दिया है उसके अंदर घर वैकेट भी करना होगा। समझते हैं रूल 16, इन्वेस्टमेंट्स एंड स्पेकुलेशन। रूल 16 का मतलब है गवर्नमेंट सर्वेंट को शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग्स, लेंडिंग्स और फाइनेंशियल डीलिंग्स में केयरफुल रहना होता है। रूल का मेन पर्पस यह है कि ऑफिसर्स के ऑफिशियल काम पर कोई बायस, प्रेशर या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए। इस रूल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सर्वेंट स्पेकुलेशन नहीं कर सकता, मतलब शेयर्स या इन्वेस्टमेंट्स को बार बार खरीद बेचकर गैम्बलिंग टाइप रिस्क नहीं ले सकता, जैसे कि ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सब हो गया। साथ में बैंक या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नॉर्मल बिजनेस के अलावा किसी प्राइवेट पर्सन, फर्म या कंपनी को लोन देना या लोन लेना जनरली अलाउड नहीं है, स्पेशली जब उसके ऑफिशियल एरिया से रिलेशन हो। तो क्या अलाउड है? सिर्फ नॉर्मल बैंकिंग, टेम्पररी इंटरेस्ट फ्री स्मॉल लोन्स टू फ्रेंड्स और ओकेजनल इन्वेस्टमेंट थ्रू लाइसेंस स्टॉक ब्रोकर से अलाउड है। मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ओकेजनली, पर इंट्राडे नहीं कर सकते। अब समझते हैं रूल 17, इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस। रूल 17 कहता है सरकारी कर्मचारी को अपना घर का खर्चा ऐसे चलाना है कि कर्ज या दिवालिया ना हो जाए। अगर आप पर कर्ज वसूली या इंसॉल्वेंसी का लीगल केस हो जाए तो उसे छुपाना नहीं है, तुरंत उसकी पूरी जानकारी सरकार को रिपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर केस होता है तो प्रूफ देने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको यह साबित करना होगा कि कर्ज क्यों हुआ। अगर कर्ज बीमारी, एक्सीडेंट, नेचुरल कैलेमिटी जैसे अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ तो फिर ठीक है, और अगर मान लीजिए फालतू खर्चा, शराब, जुआ या शो ऑफ जैसे हैबिट्स की वजह से हुआ है तो फिर आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ज्यादा कर्ज होने से आपका ध्यान सिर्फ ईएमआई में लगा रहेगा, कर्ज पे लगा रहेगा, ऑफिस में एफिशिएंटली काम नहीं कर पाओगे और सर्विस डिसिप्लिन भी खराब होगी। अब समझते हैं रूल 18 को, जो है प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। ये रूल का मतलब है सरकारी कर्मचारी को अपनी प्रॉपर्टी छुपानी नहीं है। मतलब जो भी खरीदो, बेचो या गिफ्ट में लो, उसका हिसाब सरकार को देना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिक्लेरेशन देना कंपलसरी है। जैसे ज्वाइनिंग के टाइम, मतलब पहले अपॉइंटमेंट पर सारी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना होता है, और सर्विस के दौरान हर साल 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी रिटर्न भरना होता है, जिसमें जमीन, मकान, गाड़ी, गोल्ड, शेयर्स या एफडी सब
सबका डिक्लेरेशन या सबका इंफॉर्मेशन ऑफिस को देना होता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी आप जब भी खरीदे, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जैसे जमीन, मकान, प्लॉट या फ्लैट, अगर आप जब भी खरीदते तो आपको पहले से परमिशन लेनी होती है। और अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जैसे ज्वेलरी, कार, लोन्स या शेयर्स कुछ भी खरीदते हैं जिसका वैल्यू 2 मंथ का बेसिक से ज्यादा है, तो आपको विद इन 1 मंथ आपको इंटीमेशन देना होगा गवर्नमेंट को। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू आपकी सैलरी से मैच नहीं करती है, तो आपको उसका तो बताना पड़ेगा कि पैसा का सोर्स कहाँ से आया आपके पास उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए। तो बिना बताए अगर प्रॉपर्टी खरीद ली या बेच दी तो ये कंडक्ट रूल का वायलेशन है, डिसिप्लिनरी एक्शन और विजिलेंस इंक्वायरी भी हो सकती है। रूल 18A, इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस। रूल 18A का सिंपल मीनिंग है, गवर्नमेंट सर्वेंट इंडिया के बाहर वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी को बिना प्रायर सैंक्शन के खरीदना या मॉर्टगेज, लीज, गिफ्ट या किसी और तरीके से एक्वायर नहीं कर सकता। और ऐसी प्रॉपर्टी को बिना परमिशन के सेल या मॉर्टगेज या गिफ्ट, लीज भी नहीं कर सकता। अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो उसको लेना या बेचना दोनों के लिए प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। ये रूल सिर्फ अपने नाम की प्रॉपर्टी पर नहीं बल्कि फैमिली मेंबर के नाम वाली प्रॉपर्टी पर भी अप्लाई होता है। अगर आप फॉरेनर या फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो भी प्रायर सैंक्शन जरूरी है। अब देखते हैं रूल 19, विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये रूल कहता है, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑफिशियल काम पर पब्लिक में क्रिटिसिज्म या डिफेमेशन हो तो वो बिना गवर्नमेंट के प्रीवियस सैंक्शन के कोर्ट या प्रेस का यूज करके अपनी सफाई नहीं दे सकता। मतलब अगर आपके ऑफिशियल एक्ट पर अटैक या बदनामी हो रही है तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। अगर आपको परमिशन के लिए रिक्वेस्ट भेजने के 3 मंथ तक रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप एज्यूम कर सकते हो कि परमिशन मिल गई है। इसके अलावा ये रूल प्राइवेट कैरेक्टर या प्राइवेट कैपेसिटी में किए गए काम पर अप्लाई नहीं होता, पर प्राइवेट मैटर में अगर आप कोर्ट या प्रेस का यूज करते हो तो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को रिपोर्ट देनी होती है। नेक्स्ट है रूल 20, आउटसाइड इन्फ्लुएंस। रूल 20 का मतलब है, गवर्नमेंट सर्वेंट अपने सर्विस मैटर्स में अपना काम बनवाने के लिए किसी पॉलिटिशियन या रिलेटिव या किसी आउटसाइड पर्सन का इन्फ्लुएंस यूज नहीं कर सकता। मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने ट्रांसफर हो या पोस्टिंग हो या प्रमोशन या इंक्वायरी हो या किसी भी तरह का सर्विस इशू में बाहर का प्रेशर नहीं डाल सकता। कोई पर्सन अगर आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर लेकर सुपीरियर अथॉरिटी के पास जाता है तो यह भी रूल के अगेंस्ट हो सकता है। मतलब अपने ऑफिशियल मैटर को आपको थ्रू प्रॉपर चैनल ही हैंडल करना है, ना कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस को यूज करके। अब समझते हैं रूल 21, रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग मैरिज। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट को मैरिज के मैटर्स में कुछ रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी होती है। तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है? अगर किसी पर्सन का स्पाउस ऑलरेडी अलाइव है तो गवर्नमेंट सर्वेंट उससे शादी नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का स्पाउस अलाइव है तो वो भी किसी और से शादी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है अगर पर्सनल लॉ उस मैरिज को अलाउ करता हो और अदर वैलिड रीजंस भी हो। साथ में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने किसी नॉन इंडियन नेशनलिटी से शादी की है तो ये फैक्ट भी तुरंत गवर्नमेंट को बताना होता है। अब समझते हैं रूल 22 को, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। रूल 22 कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक या ड्रग्स का यूज लॉ के हिसाब से करना चाहिए। ड्यूटी के टाइम नशा में नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्लेस में कंज्यूम या इंटॉक्सिकेटेड दिखना नहीं चाहिए और एक्सेस यूज से बचना चाहिए। इसके अलावा जिस एरिया में जो लॉ अल्कोहल या ड्रग्स पर अप्लाई होता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। ड्यूटी के टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस नहीं रहना चाहिए और काम पर उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। पब्लिक प्लेस में इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक या ड्रग्स कंज्यूम नहीं करना चाहिए। पब्लिक प्लेस में नशे की हालत में अपीयर नहीं होना चाहिए या ड्रग्स या अल्कोहल का एक्सेस यूज भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पब्लिक प्लेस का मतलब क्या है? पब्लिक प्लेस का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पब्लिक को आने जाने का एक्सेस हो, या चाहे वो पेमेंट करके हो या चाहे फ्री में। इसके अलावा आप सिर्फ अपने रूम में, अगर कोई होटल में रूम लेके रूम के अंदर अगर ड्रिंक कंज्यूम करते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पब्लिक प्लेस में या नशे में ड्यूटी नहीं कर सकते। अब देखते हैं रूल 22A, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये रूल बहुत छोटा एंड सिंपल है। ये रूल कहता है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट 14 ईयर्स से छोटे बच्चे को अपने घर, शॉप, ऑफिस या किसी भी वर्क में काम पर नहीं रख सकता। इस रूल का पर्पस चाइल्ड लेबर को रोकना है।
अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर ऐसा काम होता है तो ये रूल का वायलेशन होगा। अब लास्ट में समझते हैं रूल 23, 24 एंड 25 को। रूल 23 इंटरप्रिटेशन। ये रूल कहता है अगर इन रूल्स को लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो कि इसका मतलब क्या है तो मामला गवर्नमेंट के पास जाएगा और गवर्नमेंट का फैसला फाइनल होगा। रूल 24 है डेलीगेशन ऑफ पावर। ये रूल कहता है गवर्नमेंट चाहे तो अपने कोई भी पावर किसी ऑफिसर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दे सकता है ऑर्डर निकालकर, लेकिन रूल 23 और 24 का पावर किसी को नहीं जाएगा, वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास रहेगा। रूल 25 है रिपील एंड सेविंग। रिपील मतलब रद्द। इन नए रूल्स के आने से पहले वाले पुराने रूल्स खत्म, लेकिन लेकिन पुराने रूल्स में जो ऑर्डर या एक्शन हो चुका है वो नए रूल्स के हिसाब से वैलिड माना जाएगा, और अगर किसी ने पुराने रूल्स तोड़े थे तो सजा भी नए रूल जैसी ही मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सीसीएस कंडक्ट रूल्स का पार्ट 4 कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही हमारे सीसीएस कंडक्ट रूल्स के सारे 25 रूल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अगले वीडियो में इसकी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिससे रिवीजन और एग्जाम दोनों में हेल्प मिलेगी आपको। पहले भी हमने सीसीएस एलटीसी रूल्स एंड सीसीएस लीव रूल्स पर डिटेल वीडियो और एमसीक्यू अपलोड किया है। चैनल पे जाके चेक जरूर कीजिएगा। हो सके तो मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने डाउट्स या सजेशन जो भी हो कमेंट में लिखिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एमसीक्यू वीडियो में। धन्यवाद।